नमो 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 सर्वव्यापी कुचिंतो सर्वपालकरोति सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। प्रवचन सारथी ग्रंथराज भगवान का समूह शरण में जो वचन आया, जो आज्ञा आई, उस आज्ञा को इस प्रवचन सार नाम के ग्रंथ में रखा गया है। भगवान ने वस्तु का स्वरूप कैसा देखा है, क्या स्वरूप है, ये विश्व कैसा है, तो कितनी सहज बात है। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में क्या देखा है? विश्व को देखा है और कुछ नहीं देखा, उन्हें विश्व दिख रहा है। तो फिर विश्व का स्वरूप बता दिया, ये विश्व का स्वरूप। फिर विश्व के स्वरूप में फिर उन्होंने ये बताया कि सामान्य पने पूरा विश्व ही द्रव्य है, और द्रव्य है माने इसका अनादि अनंत अस्तित्व है, और ये इसका अनादि अनंत अस्तित्व होने पर भी इसमें 6 जाति के माने द्रव्य अपेक्षा से उसे अगर भेद करें तो 6 जाति के द्रव्य है। और इस प्रकार से वो द्रव्य का फिर उन्होंने स्वरूप बताया। स्वरूप बता करके फिर उन्होंने उसका द्रव्य का लक्षण बताया, और लक्षण बताए जाने पर उस लक्षण पर से जो बातें, जो प्रश्न संभावित हो सकते थे, जैसे 95 नंबर की गाथा में द्रव्य का लक्षण बताया कि वो उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है, गुण पर्यायात्मक। तो उस पर से जो प्रश्न संभावित हो सकते थे द्रव्य के बारे में, एक गुण पर्यायात्मक कैसे है, वे गुण कैसे रहते हैं, पर्याय कैसे होती है, क्या होती है, द्रव्य का द्रव्यपना कैसे रहता है, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने आगे की गाथाएं लिखी। आचार्य कुंद ने ये गाथाएं लिखी है, और वो जो है ये द्रव्य सामान्य अधिकार या ज्ञेय सामान्य अधिकार कहें अपन, तो वो 126 नंबर की गाथा तक आया। उसके बाद 127 से 144 तक ये 18 गाथाएं द्रव्य विशेष या ज्ञेय विशेष के नाम से जानी जाती हैं। ज्ञेय विशेष माने इसमें द्रव्य के भी विशेष किए हैं, और द्रव्यों के विशेष किस प्रकार से किए हैं ये बार बार याद करना चाहिए। पहले जीव के रूप में किया उन्होंने, फिर उन्होंने मूर्तिक के रूप में किया, हाँ, फिर लोकाकाश अलूकाकाश के रूप में किया, और उसमें सब क्षेत्र भी शामिल है पूरे के पूरे, चाहे वो लोकाकाश अलूकाकाश के रूप में करें कहे जाए भेद उनके, या मूर्त अमूर्त के रूप में कहे जाए भेद, या जीव अजीव के रूप में कहे जाए, या क्रियावान भाववान के रूप में कहे जाए, जो भेद किए गए तो उसमें सभी द्रव्य शामिल है, ऐसा भगवान ने विवेचन किया है। उसमें फिर प्रदेशी और अप्रदेशी ऐसे भी 2 भेद किए, और जो अप्रदेश है वो एक केवल काल द्रव्य है, ऐसा भगवान ने बताया। तो ये काल द्रव्य जो एक प्रदेश वाला है,
उसकी यहाँ 144 नंबर की गाथा में सिद्धि की गई है कि उसका एक ही प्रदेश है, अधिक प्रदेश नहीं है। तो ये इसकी अंतिम गाथा है इस अधिकार की। और उसके बाद 145 नंबर की गाथा से ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार, ऐसा उस अधिकार का नाम होगा। देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है? हाँ जी। 144 नंबर की गाथा जब पूरी हो जाएगी ना, तो 145 गाथा कहने से पहले कहेंगे कि ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार प्रारंभ हो। तो यहाँ ये बात चल रही थी, अपनी ये टीका आदि हो चुकी है और ये टीका काफी लंबी है। तो इसमें काल पदार्थ को एक प्रदेशी सिद्ध किया। तो यहाँ पर ये प्रश्न आया है 298 पेज पर। देखो, जो टीकाकार आचार्य देव हैं, उनकी बुद्धि कितनी जबरदस्त है कि वो हमारे कोई प्रश्न संभवित हो सकते हैं, कोई तर्क हमारे हो सकते हैं, कुछ ऊहापोह हम कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। इसमें यहाँ कहते हैं, देखो ये प्रश्न उठाया गया है कि आपने एक प्रदेश ही तो सिद्ध किया और वो प्रदेश वाला है, ये भी सिद्ध किया है। मतलब बिना प्रदेश का तो कोई नहीं हो सकता है ना भैया। इनको कह दो इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ सब आगे। हाँ, वो बिल्कुल उनके उनके आगे बैठ जाओ, बिल्कुल चिपक के उनसे, टेबल को टेबल से चिपका लो तो दिखाई देगा। तो यहाँ ये प्रश्न किया है कि इस प्रकार काल सप्रदेश है, तो उसके एक द्रव्य के कारणभूत लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेश क्यों न मानना चाहिए? आपने हे आचार्य देव ऐसा कहा कि एक एक कालाणु है और वो एक प्रदेशी है, और वो पूरे लोकाकाश में हर प्रदेश पर एक कालाणु है। तो उसको हम एक ही द्रव्य क्यों नहीं मान रहे, उनको असंख्यात द्रव्य क्यों मान रहे? और उस एक द्रव्य को मान करके और उसे असंख्यात प्रदेशी मान रहे हैं, जैसे धर्म धर्म द्रव्य को माना गया वैसे। ऐसा आशय है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया ना या नहीं आया? क्यों भैया नवीन? क्यों भैया? ये आचार्य देव, हे भगवान, आपने ये जो के असंख्यात कारणों बनाए बताए और एक प्रदेश वाला बताया और उसी एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहा, यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा तर्क ये है कि भाई उसे जो है पूरा का पूरा एक अखंड द्रव्य असंख्यात प्रदेशी ऐसा क्यों नहीं मानते? उसके असंख्यात प्रदेश हैं और लोकाकाश प्रमाण है वो, ऐसा मान लें। हाँ जी, एक ही द्रव्य पूरा अखंड मान लें। हम असंख्य द्रव्य की कल्पना क्यों करें, ऐसा हमारा प्रश्न है। और उसमें भी आपकी जो परिभाषा है ना, कौन सी समय की, कि वो परमाणु जो है आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करे उतने में एक समय हो, तो हम वैसे ही मानते रहेंगे। ख्याल में आया ना, जब वो आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करेगा उसमें हम एक समय मान लेंगे बस। लेकिन काल को तो पूरा एक असंख्यात प्रदेशी, ऐसा बहुप्रदेशी ऐसा बना रहने दो ना उसको, इसमें क्या दोष है? ऐसा प्रश्न आया है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया?
आपने जो परिभाषा दी है कि वो एक समय कितना कितना होगा, उसका प्रमाण क्या होगा, काल का सबसे छोटा अंश क्या होना चाहिए, कि एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश को उल्लंघन करे, इतने में जो समय होता है उसका वो वो सूक्ष्म वृत्ति है समय की, सूक्ष्मतम, उसके और विभाग नहीं हो सकते हैं। ये तो अपन ने पढ़ लिया ना पहले, तो हम वैसे ही मानते रहेंगे, इसमें क्या दोष है? ऐसा प्रश्न है, तो उसका उत्तर देते हैं आचार्य। ऐसा हो तो पर्याय समय प्रसिद्ध नहीं होता। आचार्य ने छूट दे ये कहा कि भैया अगर उसको हम असंख्यात प्रदेशी माने काल द्रव्य को, तो पर्याय समय की सिद्धि नहीं होगी। पर्याय समय माने वो एक समय जो कहा जाता है वो पर्याय समय है ना। एक तो द्रव्य समय तो एक कालाणु, और पर्याय समय माने वो एक वृत्ति, उसकी सूक्ष्म वृत्ति, एक पर्याय समय है। तो आचार्य देवी कह रहे हैं कि उस पर्याय समय की सिद्धि ही नहीं होगी, इसलिए असंख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं। अब आचार्य देव कहते हैं परमाणु के द्वारा प्रदेश मात्र द्रव्य समय का उल्लंघन करने पर, समझ गए ना क्या कहा? देखो पहले पर्याय समय कहा, अब यहाँ द्रव्य समय आया। द्रव्य समय माने कालाणु। परमाणु के द्वारा, एक पुद्गल परमाणु के द्वारा प्रदेश मात्र द्रव्य समय, जो द्रव्य समय वो एक प्रदेशी है ना, अभी तक तो ऐसा ही माना गया है ना, तो प्रदेश मात्र है वो, तो उसका उल्लंघन करने पर, क्यों? क्योंकि पहले तो ये आकाश की कहा था ना कि आकाश का एक प्रदेश उल्लंघन करने पर, लेकिन आकाश का एक प्रदेश उल्लंघन करने पर ऐसा कहो, या एक कालाणु का उल्लंघन करने पर ऐसा कहो, उसमें क्या अंतर है? क्योंकि वो कालाणु का जो जितने क्षेत्र में है वो आकाश का एक ही प्रदेश तो है, इसलिए उस कालाणु माने द्रव्य समय, उस द्रव्य समय का उल्लंघन करने पर, अर्थात परमाणु के द्वारा एक प्रदेश मात्र कालाणु से निकट के दूसरे प्रदेश मात्र कालाणु तक मंद गति से गमन करने पर पर्याय समय प्रसिद्ध होता है, उससे सिद्ध होती है, उसकी सिद्धि होती है पर्याय समय की। क्या कहा? पर्याय समय की सिद्धि कैसे होती है? हाँ जी, एक कालाणु को छोड़ करके वो बगल वाले दूसरे कालाणु पर पहुंचे एक पुद्गल परमाणु, तो उसमें जितना काल लगता है वो एक समय के बराबर होता है, इसलिए उसकी सिद्धि हो जाती है। यदि द्रव्य समय या फिर द्रव्य समय आया माने कालाणु लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशी माना जाए, तो पर्याय समय की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। कैसे होगी भाई उसकी सिद्धि? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसे एक परमाणु का उल्लंघन करना है, एक एक कालाणु का उल्लंघन करना है, उससे सिद्धि होती है उसकी। ध्यान में आएगा, एक प्रदेश का उल्लंघन करना ये नहीं कहा। क्या कहा? एक प्रदेश का उल्लंघन करना ये नहीं कहा। क्या कहा? कि एक कालाणु, एक द्रव्य समय का उल्लंघन करने पर। ये समझना बहुत गंभीर और सूक्ष्म बात है। देखो ये अपन द्रव्य की बात पढ़ रहे हैं, द्रव्य का स्वरूप समझ रहे हैं,
रोज रोज मैं कहता ही हूँ, इस बात को बताता ही हूँ आप लोगों को, ये बहुत गंभीर और बहुत जरूरी है। इसके स्वरूप को समझे बिना वास्तव में हमें अपने आत्मा का स्वरूप ही समझ में नहीं आया। और ये अपन लोगों ने ऐसा अनुभव किया है ना, ऐसा माना है ना, ऐसा कि हाँ वास्तव में ऐसी बात है, केवल आत्मा आत्मा करते रहे हैं और द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझे तो वो समझ में नहीं आए। तो एक प्रदेश मंदिर से बात आई, अब यहाँ पे हाँ जी, वो देखो क्या है, वो आकाश की अपेक्षा से था, यहाँ जो द्रव्य समय है उसकी अपेक्षा से उसमें क्या अंतर है? क्यों? इसलिए कि एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है ना, तो उसका अर्थ तो यही हुआ ना। तो फिर अब हमारी ये समझ में नहीं आया कि आचार्य देव ने वो आकाश के एक प्रदेश वाली परिभाषा बदल करके यहाँ एक कालाणु वाली परिभाषा क्यों कर दी है? कि उन्होंने वो जानबूझ करके की है, क्या बताने के लिए कि कालाणु असंख्यात ही है और एक प्रदेशी ही है। परिभाषा हो गई थी ना, अच्छा उनको क्या बताया कि एक लोग का एक प्रदेश को कैसे सिद्ध किया उन्होंने? परमाणु के रास्ते। हाँ जी, मंद गति से परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, उल्लंघन करता है। हाँ जी, तो एक समय है, हाँ जी, वो तो आकाश प्रदेश से सिद्ध हो गया। हाँ जी, इससे सिद्ध करने का क्या मतलब? यही तो कह रहे हैं। नहीं तो कालाणु एक प्रदेशी ही है, ये सिद्ध करना है। कालाणु को असंगत करना है, तब भी सिद्धि हो रही है समय की। नहीं होती है ना, यही तो बता रहे हैं। उस परिभाषा से हो रही है। कौन सी परिभाषा? क्यों, कैसे हो रही है उससे? आकाश का एक प्रदेश का उल्लंघन एक परमाणु करता है मंद गति से। हाँ जी, तो एक समय बताया उन्होंने। ठीक है, तो सिद्धि तो हो गई। तो आकाश के प्रदेश की बताई थी, कालाणु के प्रदेश की थोड़ी बताई थी। और उसका अर्थ तो एक ही है दोनों का, कि आकाश के प्रदेश को, एक आकाश के प्रदेश को उल्लंघन करे या एक कालाणु को उल्लंघन करे। काल के एक प्रदेश को उल्लंघन करे ये बात नहीं है। कि पहले काल की वो कल्पना की जाए कि वो ही आकाश की तरह, लोकाकाश की तरह असंख्यात प्रदेश ही है और फिर उसमें एक प्रदेश का उल्लंघन करे, ऐसा मान लिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि उससे काल द्रव्य की सिद्धि नहीं होती है। क्यों सिद्धि नहीं होगी? अब ये आचार्य देव की भाषा में अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ जो मैंने इसमें से पढ़ करके समझ लिया है। या अगर काल द्रव्य को असंख्यात प्रदेश ही माना जाए तो असंख्यात प्रदेश हो गए ना उसके, तो वहां एक प्रदेश का उल्लंघन करे वो अब काल द्रव्य तो अखंड है। अब काल द्रव्य अखंड है तो कितने खंड हो गए उसके प्रदेश की अपेक्षा से? असंख्य खंड होगा ना एक द्रव्य के। तो एक प्रदेश को उल्लंघन करना माने काल द्रव्य के एक अंश को उल्लंघन करना। अभी सुनो सुनो, शांति से सुनो भैया, क्या मतलब हुआ? हाँ, माने पूरे काल द्रव्य को उल्लंघन किया ये नहीं आएगा उसमें। अब हमने काल के असंख्यात प्रदेश माने हैं ना, तो अब ये एक प्रदेश को उल्लंघन करे असंख्यात प्रदेशों में से, ऐसा मानना पड़ेगा ना, और तब समय होगा ना, ऐसा मानना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक प्रदेश को उल्लंघन करेगा आकाश वो काल के को, जिस काल की हमने ये कल्पना की है कि वो असंख्यात प्रदेश ही है, तो वो एक समय की सिद्धि नहीं करेगा तो कितने समय की सिद्धि करेगा? कि वो समय के असंख्यात में भाग की सिद्धि करेगा, और समय का असंख्यात में भाग हो नहीं सकता है, क्यों? वो सूक्ष्म अंश है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समय
वो सबसे सूक्ष्म अंश है समय माने काल का, जी, वो सिद्धि नहीं हो पाएगी। फिर वो इतना वो मानना पड़ेगा। फिर इसका मतलब उसके अनुसार काल का तो पूरा का पूरा कितना एक समय फिर कितना मानना पड़ेगा। तो उस असंख्य प्रदेशों का उल्लंघन करके जाए वो, तब वो एक समय माना जाएगा। बराबर बराबर। फिर वो समय का चूंकि असंख्य प्रदेशों को उल्लंघन किया है उसने, इसलिए जितना उसमें समय लगेगा उसका असंख्यात्मक भाग वो लो। तो उसमें गड़बड़ी अकाउंटिंग में उसमें गड़बड़ी हो जाएगी ना पूरी की पूरी उसके हिसाब किताब में। बोलो समझ में आएगा। बिल्कुल आए। अगर ये माना जाए जैसा आचार्य देव ने बताया ही है कि नहीं नहीं वो एक कालाणु का या एक द्रव्य समय का उल्लंघन करता है और दूसरे कालाणु पर उस पर पहुंचता है, उसमें एक समय लगता है, तो एक बात सिद्ध हो जाए। बिल्कुल क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक कालाणु की वृत्ति होती है उस काल में, कालाणु की वृत्ति कही गई है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका उल्लंघन करने पर एक कालाणु की वृत्ति हो गई तो वो हो गया। बराबर लेकिन वहां तो असंख्यात प्रदेशी पूरे पूरे द्रव्य की वृत्ति होनी चाहिए ना, तो फिर पूरे को ही उल्लंघन करे वो, सब समझ। तब वृत्ति मानी जाएगी एक समय की। लेकिन फिर उसके असंख्यात में भाव हो जाएंगे, तो उसकी उसका जो गणित है वो गणित गलत बिगड़ जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा यहाँ आचार्य जी कहते हैं। देखो ये कितना महत्वपूर्ण है इस जिनवाणी का समागम और ये वस्तु स्वरूप समझना। अपने को पता नहीं है असल में, अपने को मतलब इस बात की श्रद्धा ही नहीं होती है कि जीव का जीवन कितना क्षणिक है। बराबर ये देह अगर अभी छूट जाए तो कोई ठिकाना है क्या? कि हम पक्का करके अगर नहीं नहीं अभी तो हम तो इतने अभी जिंदे रहेंगे तो अब आराम आराम से कर लेंगे, क्या है? अरे कोई क्षण ऐसा हो सकता है क्यों प्रकाश? नहीं। मेरी बिटिया जहाँ रहती है ना, मैं एक घटना सुनाता हूँ, उसने मुझे सुनाई, वो रोंगटे खड़े हो। तो उसके फ्लैट के सामने एक पटेल परिवार रहता है गुजरात का, काफी उनमें अच्छे संबंध है। तो वो परिवार राजकोट का है और वो जो बच्चे वहां रहते हैं तो उनका एक लड़का और बहू दोनों जॉब में है वहां पुणे में। तो उनके पिताजी भी और माताजी भी दोनों उनके साथ में ही रहते हैं, राजकोट से यहाँ गए। तो वे अभी शादी करने गए थे, राजकोट में शादी थी, शादी में गए, शादी निबट गई बढ़िया तरीके से, सब हो गया और दूसरे दिन उन्हें आना था वापस। तो जिस दिन आना था उसी दिन सुबह 4 बजे, और बिल्कुल स्वस्थ थे, माने अभी थोड़े दिन पहले ही रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद वो बच्चे के पास आ गए। तो सुबह 4 बजे थोड़ी घबराहट हुई, तो उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया, बैठ गई। फिर इतने में क्या हुआ कि उनकी गर्दन जो है झुकने लगी अंदर। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये आप अब गर्दन क्यों झुका रहे? तो बोली मैं नहीं झुका रहा हूँ, मतलब बोलते बोलते मैं नहीं झुका रहा हूँ, ये गर्दन अपने आप झुक रही। और बस वो गर्दन झुकी, शांत। बोलो ऐसी स्थिति है। इसलिए माने जीवन का कोई भरोसा नहीं है रंच मात्र में। तो अपने को कितनी जल्दी ये तत्व का लाभ ले लेना चाहिए, जितना अपना जीवन लग सके इस तत्व में
उतनी अच्छी बात है ना। तो देह छूट गई तो फिर कहाँ जाएंगे अपन, क्या होगा। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और अपन बिल्कुल यूं समझो कि ये तत्व के निकट खड़े हुए हैं, लेकिन अपने को अपना इसमें समय लगाना है। उसमें अभी तो चर्चा चल रहा है कि मंदिर जाता था, सत्संग में जाता था, तो उसमें महत्व आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें अब चलो फिर वो बात करेंगे, बात समझ में आया ना। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, कि इस तरह से आचार्य देव ने उसका निषेध किया है, उसकी मान्यता। ठीक है, अब इसका अगला पैरा है। यदि जो मैंने बताया ना, बस उसी उसी की चर्चा इसमें है। यदि द्रव्य समय माने कालाण अर्थात काल पदार्थ लोकाकाश जितने असंख्य प्रदेश वाला एक द्रव्य हो, तो भी परमाणु के द्वारा उसका एक प्रदेश उल्लंघित होने पर पर्याय समय की सिद्धि हो जाती है, ऐसा कहा जाए तो ठीक है। समझ में आ गया ना। उसने फिर तर्क किया है ये कि भाई हम उसको असंख्यात प्रदेशी माने काल द्रव्य को, और ऐसा माने कि वो असंख्यात प्रदेशों में से उस काल द्रव्य के एक प्रदेश का उल्लंघन करता है, उतने में एक समय मान लें हम, तो उसमें क्या दोष है। तो आचार्य देव कहते हैं यह ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें दो दोष आते हैं। अब पहला दोष बताते हैं। द्रव्य के एक देश को, एक देश की परिणति को, द्रव्य के एक देश की परिणति को संपूर्ण द्रव्य की परिणति मानने का प्रसंग आता है। अर्थात एक देश वृत्ति को संपूर्ण द्रव्य की वृत्ति मानने में विरोध है। क्या मतलब हुआ कि हमने उसको असंख्यात प्रदेश मान लिया, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे वो परमाणु जाए, ये इससे हमने समय मान लिया। तो भैया तुमने एक अंश की वृत्ति हुई है, तो पूरे द्रव्य की वृत्ति कहाँ हुई। तो ये दोष हो गया। और एक कालाणु मानने पर पूरे द्रव्य की वृत्ति हो गई वो। अभी जैसा मैंने बताया, समझ में आ गया ना। तो संपूर्ण काल पदार्थ का जो सूक्ष्म वृत्ति है, वृत्ति अंश है, वह समय है, परंतु उसके एक देश का वृत्ति अंश वह समय नहीं है। क्योंकि तुमने, आचार्य देव प्रश्न करने वाले से कहते हैं कि तुमने तो असंख्यात प्रदेश ही माना ना, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने को तो उसको वृत्ति कितनी हुई, एक अंश की वृत्ति हुई, और उसको तुमने वृत्ति अंश मान लिया। तो ये संभव नहीं है। पूरे द्रव्य की वृत्ति होनी चाहिए वहां, और पूरे द्रव्य की वृत्ति तभी मानी जाएगी जब वहां एक प्रदेश पर एक कालाणु माना जाए। देखो कितनी जबरदस्त बात है ये, कितनी जबरदस्त बात है कि वो काल द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी नहीं माना जा सकता। क्या गजब बात है। माने इससे ये सिद्धि होती है कि भगवान वास्तव में सर्वज्ञ हैं, और उन्होंने ये अरूपी द्रव्यों को वास्तव में ऐसा देखा है, और उन आचार्यों की भी बलिहारी है कि जिन्होंने उस तत्व को समझ करके और फिर उनका तर्क के द्वारा उत्तर दिया है। कोई ऐसा माने जी। हाँ जी, है जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात चल रही है। तो एक बात इसमें हमें कोई शंका न हो, अथवा तो हमें कोई अनध्यवसाय न हो। अनध्यवसाय किसे कहते हैं पता है? कि हमारी समझ में नहीं आया सब ये क्या है। अरे क्या फर्क पड़ता है उसको, एक प्रदेशी मानोगा संज्ञात प्रदेशी मानो, उसे अपने क्या करना।
इसका नाम है अनंत व्यवसाय। बिल्कुल बिल्कुल। वे नहीं होना। सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हुआ है, 6 द्रव्यों का श्रद्धान नहीं हुआ है, क्लियर होना चाहिए। इसलिए उपयोग को लगाना है। शिव भूति मुनि नहीं बनना, उनकी तो वैसी उदास भी तो हो गई। तुस्मास भिन्नम वाली बिल्कुल। ऐसा समझना, इसलिए उपयोग को लगाना भैया। परंतु उसके एक देश का प्रत्यंश वह समय नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, तथा दूसरा दोष कहते हैं, त्रियक प्रचय को ऊर्ध्व प्रचय का प्रसंग आता है, ये दूसरा दोष है। देखो पिछली गाथा में त्रियक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय बताया था ना। त्रियक प्रचय कैसे कहते हैं? प्रदेशों का फैलाव वो त्रियक प्रचय है। आ गया समझ में? जैसे मान लो ये है, तो ये इतने प्रदेश वाला है ना, पूरा इसको फोल्ड अभी फोल्ड है ये, और पूरा खोल दिया जाए, तो इसमें जितने प्रदेश हैं वो इसका त्रियक प्रचय है, ठीक है। ऊर्ध्व प्रचय क्या है? पर्याय का परिणाम। हाँ, अब इसमें परिणमन चल रहा है ना, तो जो परिणमन चल रहा है पर्यायों का, पर्यायों का जो प्रवाह चल रहा है, पर्यायों का प्रवाह चल रहा है माने जो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय इसके भीतर हो रहा है ना। कोई क्षण ऐसा है जिस काल में इसमें उत्पाद व्यय नहीं हो, हर समय। तो वो उत्पाद व्यय काल अपेक्षा से जो चल रहा है, उस उत्पाद व्यय वाले समूह को ऊर्ध्व प्रचय कहेंगे। ओम प्रकाश जी, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, हमने आपको एक सलाह दी थी, वो आप सलाह मानी नहीं आपने, ऐसा लगता है? देखो यहाँ बैठ करके प्रमाद नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एकदम सजग होकर के बैठना चाहिए, अपना नुकसान होता है भाई। तो समझ में आ गया ना? माने ये जो उसके प्रदेश है वो इसी के भीतर है ना, और उत्पाद व्यय भी इसी के भीतर है ना, तो इसके प्रदेश हैं उनको तो ऊर्ध्व प्रचय कहा, ये फैलाव उसका, और वो त्रियक प्रचय कहा। और इसमें जो उत्पाद व्यय रूप जो परिणमन चल रहा है हर समय, बिना उत्पाद व्यय के ये नहीं है, ठीक है। तो वो उत्पाद व्यय जो हर समय चल रहा है इसमें, जिसको अपन पर्याय कहते हैं, तो उसके समूह को ऊर्ध्व प्रचय कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि काल द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी अगर माना जाए, ठीक है, और फिर आप ये परिभाषा लगाओ कि एक समय कितना लगेगा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में, वो एक समय होगा, ऐसा माना। कब माना? जब काल द्रव्य को हम असंख्यात प्रदेशी माने, ठीक है। तो असंख्यात प्रदेशी तो काल द्रव्य को माना, और एक समय को हमने उतना मान लिया कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जावे, असंख्यात प्रदेश है ना काल द्रव्य के, ऐसा मान लिया ना। और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु जावे, उसमें एक समय हो, तो फिर क्या होगा कि ये होगा कि जो उसका काल द्रव्य का त्रियक प्रचय हो जाएगा ना वो, अब उस पे एक एक प्रदेश पे फिर उसका वो उसको सारे को कलेक्ट करके और त्रियक प्रचय को तब ऊर्ध्व प्रचय मानो आप। क्या ना, माने एक काल के एक एक प्रदेश पर वो करे, उल्लंघन करता जाए, और वो फिर वो एक एक उसका वो वृत्ति होती जाए, और फिर असंख्यात वृत्तियां तब हो जाएं, तो वे तो असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेशों की असंख्यात वृत्ति होए, तब एक माना जाएगा, और फिर ये बारंबार होए तब वो असंख्यात माने जाएंगे, वो माने ऊर्ध्व प्रचय माना जाएगा। तो वो त्रियक प्रचय ही ऊर्ध्व प्रचय हो जाएगा। फिर त्रियक प्रचय को, क्योंकि काल द्रव्य का तो अकेला ऊर्ध्व प्रचय होता है, त्रियक प्रचय होता नहीं है, तो त्रियक प्रचय को ऊर्ध्व प्रचय बनाना पड़ेगा। ये दूसरा दोष आएगा ना। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ जी हाँ।
अगर त्रिक को ये ना हो तो मान लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कह रहे हैं देखो, त्रियक प्रत्यय को ऊर्ध्व प्रत्यय का पने का प्रसंग आता है। वह इस प्रकार है। प्रथम, काल द्रव्य एक प्रदेश से वर्तय। ठीक है, माने काल द्रव्य की वर्तना एक प्रदेश पर हो, क्योंकि काल द्रव्य को तुमने असंख्यात प्रदेश ही मान लिया। फिर दूसरे प्रदेश पे वर्तय, फिर अन्य प्रदेश पे वर्तय। इस प्रकार त्रियक प्रत्यय ऊर्ध्व प्रत्यय बनकर द्रव्य को प्रदेश मात्र स्थापित करता है। तो तब मतलब वो जो त्रियक प्रत्यय है वो ऊर्ध्व प्रत्यय बने, तब वो द्रव्य जो है वो प्रदेश मात्र होगा, मतलब प्रदेश वाला होगा, एक प्रदेश वाला मानोगे आप। अर्थात त्रियक प्रत्यय ही ऊर्ध्व प्रत्यय है, ऐसा मानने का प्रसंग आता है। इसलिए क्या हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो काल द्रव्य है वो असंख्यात प्रदेश ही नहीं है, वो तो एक ही प्रदेश वाला है। इसलिए त्रियक प्रत्यय को ऊर्ध्व प्रत्यय न मानने वाले को प्रथम ही काल द्रव्य को प्रदेश मात्र निश्चित करना चाहिए। कि भगवान ने जो बताया है कि सूक्ष्म और अरूप ही ऐसा जो काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी है, और वो पूरे लोकाकाश पर एक एक कालाणु के रूप में स्थित है। ऐसा ही काल द्रव्य का स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। समझ में आया? तो ये बार बार पढ़ने लायक मैंने इसलिए बोला था, इसलिए मैंने ये भी बोला था भैया देखो, इसको अपन स्वाध्याय तो यहाँ कर लेते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का अभ्यास दोबारा हो उसके लिए इसे फिर से पढ़ना चाहिए, तो अपना वो होगा। मतलब दो प्रकार के रूप आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो पर्याय की हाँ जी, हाँ। दूसरा जो है ना वो क्रिया प्रत्यय ऊर्ध्व प्रत्यय बनाना पड़ेगा, ये बात है। इस प्रकार देखो अभी यहाँ अगले पेज पर 300 नंबर का पेज है। इस प्रकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य विशेष प्रज्ञापन समाप्त हुआ। अब इस प्रकार ज्ञेय तत्व कहकर, माने सामान्य ज्ञेय तत्व, ठीक है, सभी ज्ञेय है ना, सबका ज्ञेय तत्व कहकर माने सारे पदार्थ, ये पूरा विश्व इस प्रकार से जानने योग्य है। देखो भगवान ने भी विश्व को जाना है और हमें बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि भगवान ने विश्व को जाना स्वयं। कब? जब वे हमारी अवस्था में थे, संसारी थे, छद्मस्त थे, तब उन्होंने जाना कि ये विश्व इस प्रकार का है। क्यों जाना? भाई अगर वे नहीं जानते इस विश्व को, छद्मस्त अवस्था में भी आगम की परंपरा से, अथवा तो जहाँ सच्चे गुरुओं का वो प्रसंग बनता हो, या परम गुरु का जहाँ प्रसंग बनता हो, अनंत देव का दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती हो, ठीक है, वहां से अगर उन्होंने नहीं जाना होता तो उन्हें सम्यक दर्शन ही कैसे होता? ठीक है, तो वहां से जाना उन्होंने, और जान करके फिर आगे की जो भविष्य जीव राशि है जो आगे मोक्ष में जाने वाली है, उस जीव राशि के लिए भगवान ने कहा कि अब मैं ये बात कहता हूं कि जो मैंने आगम परंपरा से, आगम प्रमाण से जाना था, अब मैं उसे केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जानता हूँ, और मैं, हे भव्य जीवो, मैं आपको बताता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं? तो उन्होंने ये बताया है, ऐसा समझना। इसलिए आप भव्य जीव हैं, आप भी मेरे जैसे बने। हाँ जी, है, और जैसा मैंने जाना वैसा आपको बता रहा हूँ, और आप भी वैसा ही जानने का प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो।
तो अब इस प्रकार ज्ञेय तत्व कहकर ज्ञान और ज्ञेय के विभाग द्वारा, जो हुआ ज्ञान एक और ज्ञेय के विभाग द्वारा आत्मा को निश्चित करते हुए, आत्मा का निश्चय करते हुए, आत्मा को अत्यंत विभक्त करने के लिए, भिन्न करने के लिए, भिन्न करने के लिए माने जानने के लिए, अत्यंत भिन्न जानने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु का विचार करते हैं। नहीं बड़ी क्या है ठीक है। अब ये व्यवहार जीवत्व क्या है और आत्मा को जानना है, तो व्यवहार जीवत्व के द्वारा निश्चय करते हैं, ऐसा कहते हैं। वो एक एक गाथा के मर्म को समझना भैया। और मैं जो आपको सामने प्रश्न उठाता हूँ ना, ऐसे प्रश्न अपने को आने चाहिए। हम तो जल्दी में रहते हैं, हमने तो पढ़ लिया बस हो गया। व्यवहार जीवत्व क्यों कहा गया? क्योंकि अगर व्यवहार जीवत्व की सिद्धि नहीं की जाए तो जीव की सिद्धि नहीं होगी। जीव की सिद्धि व्यवहार जीवत्व से होती है। इसमें सब आचार्य देव ने देखो, हर एक गाथा देखो, उसमें सब ये सिद्ध ही तो किया, हर बात को उन्होंने प्रश्न उठा उठा करके सिद्ध किया कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। तो व्यवहार जीवत्व क्या है? तो इसमें ये बताएंगे कि ये जीव संसार अवस्था में है ना, जीव तो सूक्ष्म है, अरूपी है, चेतना स्वभावी है, और हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, और ये तो उत्पन्न होता है और मर जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। अभी जैसे मैंने दृष्टांत दिया था, उत्पन्न हुआ है मर जाएगा, उत्पन्न हुआ है मर जाएगा। तो हम तो यही मान रहे हैं ना, तन उपजत अपनी उपजान, तन नशत आपको नाश मान। दूसरों को भी ऐसे ही देख रहे हैं, जो उत्पन्न हो गए ये मर गए, ये उत्पन्न हो गए ये मर गए। पर हमारी अपनी ये जीव इतनी ही नियति मानता है, बस उत्पन्न होना, संसार में भोग भोगना, सुख दुख को भोगना, वो मर जाना, बस इतना ही जीवन है, ऐसे ही मानता है ना। तो ऐसे ही दूसरों के बारे में मानता है, ऐसे ही अपने बारे में मानता है, लेकिन न तो उसे विश्व का ख्याल है, विश्व क्षेत्र पे स्वरूप है यही पता नहीं, और फिर जीव क्या चीज है इसकी भी खबर नहीं, और मेरा जीवत्व क्या है ये भी पता नहीं। तो उसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य देव ने ये कहा कि भैया तू जीव ही है, और ये जो बाहर से दिखाई दे रहा है ना, ये तेरा का जीव उत्पन्न होना और मर जाना, उत्पन्न होना और मर जाना, तो ये यथार्थ जीवपना नहीं है। यथार्थ जीवपना तो इसके भीतर है। तो पहले व्यवहार जीवत्व को सिद्ध करेंगे, कहेंगे, बताएंगे, तब हमें जीव की पहचान हुई, तब उसके निश्चय जीवत्व को बताएंगे है। और निश्चय जीवत्व क्या है? कि वो निश्चय जीवत्व इसका ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान वो अनादि अनंत है, वो उसका लक्षण है ना, उसका स्वरूप है, उसको निश्चय जीवत्व कहा। और इस प्रकार से 6 पदार्थों में, एक तो सामान्य क्षेत्र पे बेगे, और एक आप स्वयं जो ज्ञान है वो की। तो ऐसा व्यवहार जीवत्व के द्वारा धीरे धीरे आगे चल करके इस प्रकार की सिद्धि करेंगे कि तू स्वयं ज्ञान भी है और तू स्वयं ज्ञेय भी है, और बाकी के सब के जीव उद्गत धर्म धर्म आकाश काल क्षेत्र पे सब ज्ञेय हैं, और तू ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। तू जैसे अन्य जीव तेरे ज्ञेय हैं, ऐसे तेरा जीवत्व भी तेरा ज्ञेय है, और तेरा जीवत्व ज्ञान है। क्या कहा?
बस ज्ञान है। हाँ जी, जैसे अन्य जीव तेरे गेय हैं, वैसे ही तेरा जीवत्व भी तेरा गेय है, और तेरा जीवत्व तो ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान भी गेय है, इसलिए तू ज्ञान भी है और गेय भी है, हाँ, और बाकी के सब मात्र गेय हैं। ये विवाह हो गया। हाँ, ध्यान में आया कि नहीं? जैसे मूर्ति का भेद पहले सामान्य उसमें किया था, सामान्य अधिकार में, तो उन्होंने कहा एक पुद्गल मूर्तिक है, बाकी के सब अमूर्तिक है। ठीक है। और जहां वो भाव और क्रिया की बात की थी, तो दो द्रव्य भाव क्रिया, वो भाव वाले हैं और क्रिया वाले भी हैं, और बाकी सब भाव वाले हैं, वे क्रिया वाले नहीं। ऐसे यहाँ कहा कि बाकी के सब तो गेय हैं, और तू ज्ञान भी है और गेय भी है, ये बात कही है। तो इस प्रकार से समय अपना हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करें। ये